कल की क्लास में हम लोगों ने गगनेन्द्रनाथ टैगोर और उसके बाद के कुछ जो कलाकार दल हैं, कलाकार समूह हैं भारत के, उनके बारे में हम लोग डिस्कस किए, उनके बारे में जाने। आज की क्लास में हम उन वादों के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूरोप में तो घटित हुए, लेकिन उससे इंस्पायर होकर भारत के कलाकारों ने कला सृजन किया भारत में। ठीक, तो एक तरीके से उसे हम कहेंगे इज़म इन इंडिया या फिर यूरोपीय प्रवृत्तियों का प्रभाव भारत में। ठीक, अगर यूरोपीय प्रवृत्तियों से प्रभावित होने की आवश्यकता क्यों पड़ी भारतीय कलाकारों को? क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्हें अपनी कला सृजन के लिए और उसकी प्रेरणा के लिए उन्हें पाश्चात्य के वादों और आंदोलनों की तरफ देखना पड़ा? शायद वो मतलब अपनी निजी शैली विकसित करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्हें एक प्रेरणा या फिर एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती थी। इस वजह से उन्होंने पाश्चात्य के अपने कलाकारों को अध्ययन किया हुआ उनकी कला को। और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो भारत के कलाकार थे उनके सामने एक यूरोप में जो भी आंदोलन चले कला के को लेकर, वो उनके लिए एक उदाहरण भी था कि हमें अगर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करनी है कला सृजन को लेकर, तो वो इनके लिए एक पहले से उदाहरण था और उससे वो प्रेरित होना स्वाभाविक सी बात थी। इसके अलावा जो भारत में स्थितियाँ थीं, समसामयिक स्थितियाँ और परिस्थितियाँ थीं, वो हम सभी को पता है कि भारत उस समय गुलाम था। 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई, लेकिन जो कलाकारों की पाश्चात्य की तरफ देखने की जो प्रवृत्ति थी, स्पेशली वहाँ के जो आधुनिक कला आंदोलन थे उसकी तरफ, वो पहले ही शुरू हो चुके थे। यानी अगर क्रांति की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो वो एक होती है, ललक होती है, वो कलाकारों में पहले ही देखने को मिल जाता है। बैकग्राउंड जो तैयार करने वाली चीज़ थी वो हमारे जो 4-5 कलाकारों को हमने डिस्कस किया, उन्होंने दे ही दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, गगनेन्द्रनाथ टैगोर और जामिनी राय, फिर जॉर्ज केट, कई ऐसे कलाकार थे जो परंपरावादी न होते हुए और पुरातन पंथी न होते हुए उन्होंने आगे देखना ज़्यादा सही समझा। तो ये एक बैकग्राउंड तैयार हुआ इन कलाकारों के माध्यम से। और फिर परिस्थितियाँ और स्थितियाँ भी ऐसी थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थी, आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी थी, सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी थी, जो कलाकार अपनी जो अभिव्यक्ति देना चाह रहे थे वो परंपरावादी तकनीक में नहीं दे पा रहे थे, परंपरावादी पद्धति में नहीं दे पा रहे थे, उन्हें संकीर्णता महसूस हो रही थी। तो वो अब चाहते थे कि हम विस्तृत परिप्रेक्ष्य अपनाएं अपनी कला सृजन के लिए। इसके लिए आप देखेंगे कि उसी समय 1943 का अकाल भी पड़ा था बंगाल में, और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था। और इसके अलावा जो अंग्रेज शासन था वो भारतीय लोगों की स्वतंत्रता प्राप्ति की जो के लिए जो आंदोलन होते थे, जो भावनाएं थी उनकी, उनको कुचलने के लिए वो पूरी ताकत लगाते थे और उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो ये सब ऐसे माहौल थे और जनता काफ़ी गरीबी की स्थिति में थी। उसी समय ये कांड भी हुए थे, जलियांवाला बाग कांड का भी। तो ये सब कुछ ऐसे घटनाएं थीं जो लोगों के मन पे एक अलग तरीके की मनोदशा बन रही थी लोगों की। तो उनको जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की स्थिति, परिस्थिति और वातावरण होगा उसका साहित्य में, कला में, कविता में, नाटक में उसका कोई ना कोई रूप हमें देखने को मिलेगा। और वही चीज़ हमें चित्रों के माध्यम से भी देखने को मिलता है। मूर्तिकला में भी आप देखेंगे रामकिंकर बैज अब बिल्कुल यथार्थवादी शैली में मूर्ति न बना करके स्वतंत्र तरीके से मूर्ति बनाते हैं। और वो पाश्चात्य के जो वाद है, अभिव्यंजनावाद की अगर हम बात करें, तो वो चीज़ मूर्ति में भी दिखाई देती है उनके। ठीक, अब विषयों का चयन जो है, विषयों का चयन भी अब कलाकारों ने ऐसे ही चुने अपने आसपास के माहौल से। जैसे कि लोगों को दुखी अवस्था में देखा, करुणामयी अवस्था में देखा, तो उसका भाव
व्यक्त किया उन्होंने। गर्भवती स्त्रियों की जो यातना है वो भी उसमें अपनी कला के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की। तो वो इससे ये समझ में आता था कि तब की जनता हमारी कितनी बुरी स्थिति में थी। ये कुछ ऐसे कारण थे और परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से भारत के कलाकार पाश्चात्य के वाद जो हैं, जितने कला के आंदोलन हैं उसकी तरफ उन्मुख हुए, ठीक। और उसके तहत उनसे प्रभावित होकर वो अपनी अभिव्यक्ति देने की पूरी कोशिश किए, ठीक। अब इसमें अगर देखें तो सबसे पहला जो वाद था यूरोप में वो प्रभाववाद था, ठीक। तो प्रभाववाद वहाँ पर जब पनपा वो 1874 के आसपास वहाँ पर उसकी शुरुआत हुई। और जो माने नाम के एक आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग द सनराइज़ थी, उसके माध्यम से। प्रभाववाद की विशेषता क्या थी? अमिश्रित रंगों का प्रयोग करते थे। हाँ, अमिश्रित रंगों का प्रयोग करते, कलर्स को वो कभी मिक्स नहीं करते थे। जो भी कलर थे उनके धब्बे सीधे सीधे रखा करते थे कैनवस पर, और उसको मिक्स न करके जब वो जो धब्बे हैं दूर से पेंटिंग देखने पर मिक्स कलर का आभास अपने आप आता था। और दूसरी विशेषता, दूसरी की वातावरण के और प्रकाश और अंधेरे के प्रभाव, जो एक इफेक्ट उस पर पड़ता है हमारे जब कोई दृश्य देखते हैं उसको चित्रित किया है। तो हमारे जो अक्ष पटल पर प्रकाश का और रंगों का प्रभाव जिस तरीके से पड़ता है उसको उन्होंने अपने चित्रों में दिखाया है। और उसके वो जो कलर थ्योरी और आई साइट की जो थ्योरी है उसके तहत उन्होंने पेंटिंग्स को बनाया है, जिसमें काले रंग को, भूरे रंग को, इस तरीके के रंगों को उन्होंने प्रयोग नहीं किया। और फिर उसके बाद चित्रों को हाँ इंद्रधनुषीय रंगों का प्रयोग किया। हाँ, और वातावरण को दिखाने का प्रयास किया। इसके अलावा विषयों का चयन स्वतंत्र था। हाँ, विषयों का लैंडस्केप ज़्यादा हमने ध्यान दिया था। तो अगर प्रभाववाद की जो विशेषताएं हैं वही विशेषताएं हमें भारत के कलाकारों में दिखाई देती है। आप देखेंगे कि शुरू के दौर से ही, मतलब 1920 के आसपास से ही जो कलाकार भारत में थे वो लैंडस्केप पेंटिंग जब भी बनाते थे तो आप उनको देखेंगे वो इम्प्रेशनिस्ट लैंडस्केप पेंटिंग बनाते थे, ठीक। कुछ जो वातावरण दिखाने का प्रयास है वो उनके कला में, गगनेंद्र नाथ की कल हमने पेंटिंग्स देखी वो इम्प्रेशनिज्म से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई, उसके तत्व उसमें दिखाई देते हैं। हालांकि उन्होंने अलग अलग धब्बों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन चाहे आप बॉम्बे के कलाकारों का देख लीजिए, महाराष्ट्र के कलाकारों का, चाहे बंगाल के कलाकार या अन्य जगहों के कलाकार, जब वो लैंडस्केप बनाते थे तो इम्प्रेशनिज्म का यूज़ उससे प्रभावित होकर करते थे, ठीक। तो ये तो हुआ कि इम्प्रेशनिज्म में उन्होंने किस तरीके से काम किया। भारत में जो कलाकार थे जिन्होंने इम्प्रेशनिज्म तरीके से, इम्प्रेशनिस्ट वे में लैंडस्केप वर्क किया या फिर अपने काम किए, उसमें हैं यामिनी राय। उनके भी दृश्य चित्र इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल में बनाए गए हैं। M.F. हुसैन के भी आपको लैंडस्केप उसी स्टाइल में बने मिलेंगे। हाँ, बॉम्बे के जो एक आर्टिस्ट हैं ढोंड, उनका प्रहलाद ढोंड या ऐसे कुछ नाम है, ठीक। उनकी पेंटिंग और लखनऊ के रणवीर सिंह बिष्ट, इनके जो लैंडस्केप पेंटिंग्स हैं ये आपको इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल के मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आपको ग्लैडस्टोन सोलोमन, जो कि जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में डायरेक्टर थे और वहाँ के प्रिंसिपल थे, 1919 से 1936 तक थे वे, ठीक। तो इन्होंने उनके समय से लैंडस्केप पेंटिंग ज़्यादा बननी शुरू हुई और ये प्रभाववादी दृष्टिकोण से बनाए गए, ठीक, जिसमें मिश्रित रंगों का प्रयोग, अमिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया,
प्रकाश की किरणा को दिखाने का प्रयास किया गया, काले भूरे रंगों का प्रयोग नहीं किया गया, और स्थिर जीवन तथा घटनास्थल पर जाकर, पहले क्या भारत में घटनास्थल पर जाकर पेंटिंग करने का प्रचलन कम था, अब ये कलाकार घटनास्थल पर जाकर सीधे लैंडस्केप किया करते थे। ठीक, इसी शैली में काम करने वाले एक कलाकार का नाम आता है, वे हैं एन.एस. बेंद्रे। 1930 से 1940 के मध्य एन.एस. बेंद्रे 1930 से 1940 के मध्य इन्होंने बनारस, हरिद्वार, कश्मीर, इंदौर आदि स्थानों के दृश्य चित्र बनाए, और ये प्रभाववादी और नव प्रभाववादी तरीके से बनाए गए। मूर्तिकला में यही प्रभाव हमें देवी प्रसाद राय चौधरी के चित्रों में देखने को मिलता है। उनके भी विषय ऐसे ही थे। हाँ, अब जो दूसरा वाद है वो है अभिव्यंजनावाद। ठीक, यूरोप में 20वीं शती का एक प्रमुख कला आंदोलन अभिव्यंजनावाद के रूप में 1905 से 1906 के मध्य के लगभग उदय हुआ। इस शैली में प्रधान जो प्रयोगकर्ता या प्रयोगधर्मी कलाकार थे, वे थे जर्मन कलाकार एडवर्ड मोंक, लगभग उसी समय अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति फ्रांस में भी प्रचलन में आई, और उसे हम फाओवाद के नाम से जानते हैं। ठीक, एक अभिव्यंजनावाद जो कि जर्मनी में प्रचलित हुई, और दूसरी फाओवाद, और ये फ्रांस में प्रचलित हुई, और इसके प्रमुख कलाकार थे हेनरी मातिस। जर्मनी के कलाकार विषय वस्तु पर अधिक बल देते थे, मतलब सब्जेक्ट्स, और उसके माध्यम से, उस विषय के माध्यम से अभिव्यंजना करने पर वो अधिक बल देते थे, जबकि फ्रांस के कलाकार चित्र के संपूर्ण रूपात्मक तत्व को महत्वपूर्ण मानते थे। चित्र के संपूर्ण रूपात्मक तत्व यानी जो भी एलिमेंट्स हैं आर्ट के, उसके माध्यम से, रंगों और रेखाओं के अंकन के माध्यम से वो उसमें पूरे चित्र का जो प्रभाव आता है उस पे वो महत्व देते थे। और जर्मन के कलाकार क्या करते थे, जर्मनी के कलाकार सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही ऐसा चुनते थे जिसमें अभिव्यंजनावादी तत्व मौजूद हो। ठीक, हाँ। मातिस ने कहा कि अभिव्यंजना मुखाकृति से प्रकट होने वाले भावों तथा उद्वेगपूर्ण मुद्राओं में न होकर संपूर्ण चित्र के अभिव्यंजनापूर्ण संयोजन में होती है। यानी हेनरी मातिस जो हैं, उनका ये कहना था कि जो चित्र हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ चेहरे के जो भाव बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का चित्र बना रहे हैं हम, तो सिर्फ और सिर्फ चेहरे के माध्यम से ही अभिव्यक्ति नहीं होती है, जबकि पूरे चित्र में इस तरीके के तत्व हम एलिमेंट्स प्रयोग करते हैं ताकि उससे वो भाव प्रकट हो। फिर से इस लाइन को पढ़ती हूँ मैं। मातिस ने कहा कि अभिव्यंजना मुखाकृति से प्रकट होने वाले भावों अथवा उद्वेगपूर्ण मुद्राओं में न होकर के संपूर्ण चित्र के व्यंजनापूर्ण संयोजन, यानी पूरे पेंटिंग्स की व्यंजनापूर्ण संयोजन, इस तरीके का कंपोजिशन करना चाहिए जिसमें हमें वो भाव प्रकट हो सके। जर्मन अभिव्यंजनावादी मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण एवं परिवेश के द्वारा अभिव्यंजना करते थे। यानी उनकी जो अभिव्यंजना थी, एक्सप्रेशन था, वो पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक स्तर पे था। उन्होंने प्रकृति को पूर्णतः व्यक्तिगत ढंग से चित्रित किया, अपने नज़रिए से देखा, और अत्यंत सहज और तत्कालिकता पर बल दिया। यानी क्षणिक जो एक होता है चित्रण करना, उस पर बल दिया। इस तरीके की विशेषताएं हैं। अच्छा, ये तो ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में किस तरीके से अभिव्यंजनावाद की शुरुआत हुई। भारत में यही अभिव्यंजनावाद की शुरुआत किस कलाकार के माध्यम से हम देखते हैं?
और रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल, भारत में जो रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं वो अभिव्यंजनावादी चित्र शैली के बहुत सटीक उदाहरण हैं। उन्होंने इस पे सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक, भारत में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा देशवासियों को सभी स्रोतों से प्रेरणा लेने तथा विश्व में अर्जित ज्ञान और अनुभवों द्वारा स्वयं को समृद्ध बनाने का परामर्श देने के फलस्वरूप, मतलब वो ऐसा करना चाहते थे, इसके फलस्वरूप वो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा 1922 में कलकत्ता में बौहौस कलाकारों की एक प्रदर्शनी या चित्र प्रदर्शनी लगवाते हैं। ठीक, और जब ये घटना होती है 1922 में, बौहौस के जो कलाकार हैं वो यहाँ एग्जीबिशन लगा रहे हैं कलकत्ता में, तो जो नए कलाकार हैं जो नए माध्यमों की खोज में हैं, नई अभिव्यक्ति के खोज में है, अभिव्यक्ति के नए माध्यमों की खोज में हैं, वे इस प्रदर्शनी से प्रभावित होते हैं। प्रगतिशील विचारों वाले जो कलाकार केवल स्वदेशी अथवा केवल परंपरागत भारतीय के विरोधी थे, मतलब ये जो एक सेंटेंस था कि परंपरावाद और केवल भारतीय परंपरागत तरीके से जो शैली अपनाई जाती थी उसके विरोधी थे, उन्होंने भी इस विदेशी कला प्रवृत्ति का स्वागत किया। ठीक, भारत में फाव कला की प्रेरणा सर्वाधिक प्रबल रूप में शैलोज मुखर्जी की कृतियों में मिलती है। फाववादी तरीके से उन्होंने काम किया है। जब वे पेरिस गए थे, यानी शैलोज मुखर्जी पेरिस का भी भ्रमण किया था और हेनरी मातिस से उनकी मुलाकात भी हुई थी। इसके प्रभाव से उनके चित्रों में सपाट धरातल, लंबी आकृतियाँ, व्यंजनापूर्ण रेखाएं तथा रंगों का ताजगीपूर्ण प्रयोग उन्होंने किया। तो अब ये देखते हैं हम कि जो आर्टिस्ट हैं, जो फाविज़म और एक्सप्रेशनिज़म से जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो फिर उनके टेक्निक में भी, आर्ट टेक्निक में भी चेंजेस दिखाई देते हैं। वो फ्लैट बैकग्राउंड पर रंगों के जो अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और एक्सप्रेशन के तहत अपना सृजन करते हैं। यही चीज़ हमें अमृता शेरगिल की कला में भी देखने को मिलती है। उनकी चित्र भी पर्याप्त अभिव्यंजनावादी हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी कला पर यहाँ की कला, जो भारत की कलाएं हैं जैसे अजंता की कला, इसका भी प्रभाव दिखाई देता है। पश्चिम भारत में अन्य कलाकारों को जर्मन अभिव्यंजनावाद का परिचय बम्बई के माध्यम से मिलता है। ठीक, फाववाद का प्रभाव हमें शैलोज मुखर्जी की कला में दिखता है, लेकिन बम्बई के कलाकारों में हमको जर्मन अभिव्यंजनावाद जो है उसका प्रभाव दिखाई देता है। बम्बई में कुछ विदेशी अभिव्यंजनावादी कलाकार सक्रिय थे, यानी मुंबई में कुछ ऐसे फॉरेनर आर्टिस्ट थे और फॉरेनर स्कॉलर्स थे जो कि वहाँ के कलाकारों को जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से इंट्रोड्यूस करा रहे थे, जिसमें से कुछ लोगों के नाम हैं जैसे स्लेसिंगर, लीडेनबंधु। लीडेनबंधु कौन? रूडी वान लीडन, लॉली वान लीडन तथा वॉल्टर लैंगहैमर प्रमुख थे। ठीक, स्लेसिंगर कला संरक्षक थे और उनका सम्मान काफ़ी आदरणीय तरीके से बम्बई के कलाकार लेते थे। उनके द्वारा लिखी गई कला संबंधी कई पुस्तकों ने उस समय यूरोप की अनेक नई बातों को भारत के कला जगत को परिचित कराया। यानी कि स्लेसिंगर जो थे ये आर्ट के ऊपर आर्टिकल्स लिखा करते थे और उसके माध्यम से वहाँ के कलाकार, बम्बई के कलाकार जो एक्सप्रेशनिज्म है उससे इंट्रोड्यूस हो रहे थे। लीडन जो थे, लीडन टाइम्स ऑफ इंडिया में थे उस समय और समय समय पर कला विषयक लेख भी लिखते रहते थे। लैंगहैमर इलस्ट्रेटेड वीकली में कला निर्देशक थे। इलस्ट्रेटेड वीकली एक न्यूज़पेपर था, उसमें वो आर्ट डायरेक्टर के तौर पे थे और उनके घर पर कलाकारों का जमघट लगता था, यानी उनका घर एक ऐसा सेंटर था जहाँ पर आर्टिस्ट आते जाते रहते थे।
और वहाँ पर आर्ट डिस्कशन होता था। अनेक कलाकारों ने उनसे कला का मर्म सीखा, यानी कई कलाकार जो होता है डिस्कशन करते थे और इंस्पिरेशन लेते थे आर्ट के लिए, उनसे कई कलाकारों ने शिक्षा ली तथा उन्हें गुरु मानते थे। इन विदेशी कलाकारों ने भारत में अभिव्यंजनावाद का प्रचार किया, यानी जो पश्चिम भारत में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे विदेशी स्कॉलर्स हैं और आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ पर अभिव्यंजनावाद का प्रचार प्रसार किए। भारतीय कलाकारों में अभिव्यंजना की दृष्टि से रंगों के प्रयोग को महत्वपूर्ण माना गया, यानी कि इन लोगों ने जो एक्सप्रेशन के लिए कलर्स को ज़्यादा महत्व दिया, रंगों के माध्यम से एक्सप्रेशन को ज़्यादा महत्व दिया। और तुलिका घातों द्वारा भी चित्र में एक प्रकार की धरातलीय संगति यानी टेक्सचरल इफेक्ट लाने का प्रयास करते हैं। चालीस और 50 के दशकों में यह प्रभाव विशेष रहा, यानी कि 40 और 50 के दशक में हमें इस तरीके के वर्क जो एक्सप्रेशनिस्ट वर्क हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। 40 के लगभग भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष को दबाने में अंग्रेजों ने पार्श्विक शक्ति का नृशंसता से प्रयोग किया। बंगाल में भयंकर अकाल भी पड़ा, देश का विभाजन भी हुआ, सांप्रदायिक दंगे भी उस समय किए गए और कई करोड़ शरणार्थियों का भारत में आगमन हुआ। और इन सारी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने कलाकारों को के भावों के ज्वार को रोकने में असमर्थ कर दिया, ठीक। और जिसके माध्यम से अब कलाकार प्रतीकवाद और रहस्यवाद के छलावे को छोड़कर सहज मानवीय सहानुभूति से प्रेरित होकर भारत के अनेक कलाकारों ने समाज की समस्याओं को और इन नई विकृतियों को सशक्त रूप देने में रूपों में चित्रित किया, यानी जो समाज की परिस्थितियां थी उस समय, उसको एक सशक्त माध्यम की वो खोज में थे और ये माध्यम उनको अभिव्यंजनावाद के माध्यम से प्राप्त हुआ। हाँ, इस तरीके की अभिव्यक्ति देने में सबसे पहले नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का आता है, फिर रामकिंकर बैज का आता है। उन्होंने भी कई ऐसी मूर्तियाँ बनाई, जैसे मातृत्व, रविन्द्रनाथ टैगोर की ब्रोडिंग, कुछ ऐसे वर्क्स हैं। केसीएस पनिक्कर की पेवमेंट डेवलपर्स, ठीक। राम कुमार की भी टाउन, सतीश गुजराल डेसोलेशन टॉपिक से उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। फ्रांसिस न्यूटन सूजा बार्सिलोना नाम से पेंटिंग बनाए थे। अविनाश चंद्र, इन्होंने भी जंगल विषय पर एक चित्र बनाया। ये सभी गहरे गहरे रंगों के प्रयोग किए, बल्कि तनावपूर्ण रेखा आदि के द्वारा दबी हुई मन की शक्तियों को भी बंधन मुक्त किया, यानी अपने मन की भावनाओं को, उद्दाम भावनाओं को उन्होंने बोल्ड लाइंस और गहरे रंगों के माध्यम से एक्सप्रेस किए। इन लोगों ने गर्भवती महिलाओं की मार्मिक वेदना और यातना, आधुनिक शहरों के विषाक्त होते वातावरण, जैसे कि अभी हमने कल गगनेन्द्रनाथ की एक पेंटिंग देखी थी जिसमें चिमनियों से खूब धुएं निकल रहे हैं और ब्लैक एंड वाइट दृश्य दिखाया गया है उसमें, तो कुछ न कुछ उनके पेंटिंग में भी अपने वातावरण को दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। विषाक्त होते वातावरण, गरीबों की अव्यवस्थित जीवन तथा सामाजिक जीवन में घृणित पक्षों को दर्शकों को झकझोर देने वाले रूपों में प्रस्तुत किया गया, ठीक। चित्रों में रेखा, रंग, धरातल का प्रभाव आदि की विकृतियों तथा चित्रों की संपूर्ण व्यंजनात्मक संयोजन की दृष्टि से नंदलाल बसु यहाँ पर नंदलाल बसु का नाम तो हमें नहीं लगता कि लेना चाहिए, हो सकता है उनकी किसी एक पेंटिंग का जिक्र इसके तहत किया गया हो, ठीक। तो अभिव्यंजनात्मक संयोजन की दृष्टि से
शैलोज मुखर्जी की पेंटिंग वन में श्रृंगार, अकबर पद्मसी की नारंगी अनावृत्ता, नारायण श्रीधर बेंद्रे पूरक रंगों में भैंस और सारस। यानी सब्जेक्ट्स आप देखिए किस तरीके से लोगों के चेंज होते जा रहे हैं। गुलाम रसूल संतोष की लेटी हुई अनावृत्ता आदि भी ऐसे सुंदर उदाहरण हैं। इसके बाद विषय वस्तु की सीमा में रहकर भारतीयता को अक्षुण्ण रखने के लिए भी कुछ कलाकारों ने एक्सप्रेशन भी किया और भारतीयता को अक्षुण्ण रखते हुए भी कुछ कलाकारों ने काम किया, जिसमें से के हेब्बर का नाम लिया जा सकता है। के हेब्बर की पेंटिंग है महाबलेश्वर, कविता का जन्म, बाजार जाते ग्रामीण एवं मुर्गों की लड़ाई। ये समसामयिक विषयों को उन्होंने चित्र किया है, लेकिन भारतीय पद्धति में किया है। तथा मकबूल फिदा हुसैन सूर्योदय एवं विश्वामित्र तथा रामायण और महाभारत के चित्र श्रृंखलाएं इन्होंने बनाई। आदि ने इनकी शैली में भारतीय परंपरागत कलाओं और भारतीय साहित्य आदि का प्रभाव दिखाई देता है। यानी कॉन्टेम्प्रेरी जो लिटरेचर था वो भी कहीं ना कहीं इन कलाकारों को प्रभावित कर रहा था। कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर में कुछ नॉवेल्स होंगे, कुछ पत्रिकाएं होंगी, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स होंगे, इन सब चीज़ों से भी वे लगातार प्रभावित हो रहे थे। अब जो नेक्स्ट जो इज़्म की बात करें हम, अगर यूरोप में प्रभाववाद के बाद अगर शुरुआत हुई, प्रभाववाद और अभिव्यंजनावाद के बाद, वो सबसे बड़ा एक वाद है घनवाद का नाम आता है। ठीक, 20वीं शती की यूरोपीय कला में आधारभूत परिवर्तन लाने में घनवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिकासो तथा ब्राक इसके प्रवर्तक थे, हम सभी जानते हैं, जिन्होंने कला को साहित्यिक संदर्भों से पूर्णतः मुक्त किया। यद्यपि सेज़ां के प्रयोगों तथा नीग्रो मूर्ति कला की प्रेरणा से यह आरंभ हुआ, तथापि 1909 से 1914 के मध्य इसका जो विकास पिकासो तथा ब्राक ने किया वही महत्वपूर्ण है। इसके दो एक स्ट्रीम भी हमें दिखाई देता है, एक विश्लेषणात्मक घनवाद और एक है समन्वयात्मक घनवाद। ठीक, एनालिटिकल एंड सिंथेटिक क्यूबिज्म। अब यही जो घनवाद है वो भारत में किन कलाकारों की कला में हमें दिखाई देता है? सबसे पहले गगनेन्द्रनाथ टैगोर और और किन किन गगनेन्द्रनाथ टैगोर को छोड़कर किन किन कलाकारों के कला में हमें घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है? जहांगीर साबावाला है ना, जॉर्ज कीट, जॉर्ज कीट के वर्क हाँ हाँ, राम कुमार के लैंडस्केप तो हैं क्यूबिज्म के कैटेगरी में हम उसे रख सकते हैं। इसके अलावा जहांगीर साबावाला भी अच्छा काम किए हैं, आप उनका वर्क देखेंगे, बहुत वेल पॉपुलर जैसे होता है कॉमन लोगों के बीच में तो उतने नहीं रहे, लेकिन उनके वर्क काफ़ी अच्छे हैं। आप अगर दिल्ली आर्ट गैलरी की अगर विज़िट करें तो उनके कलेक्शन में भी है और वहाँ से जो किताबें पब्लिश होती हैं वहाँ भी आपको उनके वर्क्स के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी सीरियस वर्क किया उन्होंने क्यूबिज्म के अंतर्गत। ठीक, तो यूरोप में घनवाद एक चुनौती के रूप में था, पर भारत में इसे चुनौती के रूप में नहीं लिया गया।
हाँ। तो जैसे कि कोई भी चीज़ भी यदि लेंगे तो उसमें हम वेस्टर्न की जब बात करते हैं तो प्रॉपर उसमें लिखा हुआ है कि ये कला इसके अंतर्गत है, लेकिन पीडीएफ में ऐसा देखने को हाँ, नहीं मिलता यही तो चीज़ उस है। हिसाब से वो बुक को नहीं लिखा गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्वतंत्र है यहाँ का देखिए, यहाँ पर बुक नहीं लिखा गया ये बात नहीं है। बात ये है कि जो वेस्टर्न में ये आंदोलन किए गए ये किसी प्रतिक्रिया के स्वरूप किया गया, ठीक। और उस समय के सारे चित्रकारों में फिर कला के अंतर्गत भी वो आपस में भी चीज़ों पर डिस्कस जब करते, जैसे प्रभाववाद का उद्भव हुआ तो कला सृजन की स्वतंत्रता प्राप्त करने के तहत उस वाद की शुरुआत हुई। साइलेंस ऑफ द रिफ्यूजेस जो एग्जीबिशन हुई थी तो उसमें क्या घटना थी? घटना तो यही थी ना कि हाँ, अस्वीकृत चित्रों जब चित्र अस्वीकृत कर दिए गए तो कलाकारों के मन में वो एक विद्रोह की भावना आई और फिर उन्होंने अपनी एक एग्जीबिशन लगाई और वहाँ से उसकी शुरुआत होती है, ठीक। और उससे पहले जो भी पैटर्न था कलाकारों के लाइफ में कि सब्जेक्ट्स के लिए भी वो डिपेंडेंट थे और मीडियम पर भी डिपेंडेंट थे, तो उसके बाद उन नए कलाकारों का दल था कि हम हर तरीके से आप स्वतंत्र होंगे, हम अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, हम स्टूडियो में जो मॉडल स्टडी करके और स्केचेस बनाते हैं एकदम उसको फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि इम्प्रेशनिज़म वाली अगर आप एक फिल्म है, हमने उसमें देखा कि जो आर्टिस्ट हैं, प्रभाववादी आर्टिस्ट, शुरू के जो आर्टिस्ट हैं, वो स्टूडियो में जब वर्क करते हैं और जो जिनकी स्टूडियो में वर्क करते हैं वो कहते हैं कि ये पोज है, इस पोज का नाम ये है और आप इसका नाम बताइए, और जो मॉडल खड़ा है उसके नाखून जिस तरीके के हैं, अगर मान लीजिए किसी मजदूर को खड़ा किया गया मॉडल के तौर पे, लेकिन जब आप बना रहे हो तो आप एकदम उसी एकेडमिक स्टाइल में बनाओ, उसको ब्यूटीफुल डिपिक्ट करो। पैर का जो मापदंड बनाए गए हैं कि 7.5 गुना होना चाहिए और इसकी मेज़रमेंट ऐसी होती है, जो मेज़रमेंट बताया गया है उसके तहत बनाने को कहा जाता है, ठीक, फोर्स करते थे। लेकिन उस समय न्यू क्लासिसिज्म भी शायद चल रहा था यूरोप में लेकिन जब आर्टिस्ट ने ये कहा कि नहीं, इसके पैर तो ऐसे हैं, आप जैसा बता रहे हैं उसके बजाय मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि इसके पैर बड़े हैं, इसके नाखून बड़े हैं और रफ पैर है, ठीक, सुंदर पैर ना होके रफ है। अगर मान लीजिए कोई मजदूर है तो जाहिर सी बात है उसके पैर सुंदर नहीं होंगे, वो रफ ही होंगे और साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि पैर से काम करने का काम उसका ज़्यादा है। तो उसने, और इसी बात पर उस कलाकार ने वहाँ से स्टूडियो छोड़ दिया और उस आर्टिस्ट के स्टूडियो में जाना बंद कर दिया। तो ये एक उदाहरण के तौर पे इस घटना को ले सकते हैं कि जो पहले से पैरामीटर्स बनाए गए थे उस सारे पैरामीटर्स को खारिज करते थे कलाकार, और उन्होंने शुरू किए अपने स्टाइल में काम करना कि हमें अगर कोई व्यक्ति उसकी जो फीचर्स हमें दिख रहे हैं हम वही डिपिक्ट करेंगे, ना कि ऐसा कि जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं और जो फॉर्मूलाज बनाए गए हैं कि चेहरा ऐसा होना चाहिए, हाथों की ड्राइंग ऐसी होनी चाहिए, पैर की ड्राइंग ऐसी ही होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लंबा है, उसका शरीर का ऊपर का हिस्सा ज़्यादा लंबा है तो हम वैसा ही बनाएंगे, कलाकारों का ये कहना था। और जबकि पहले जो क्लासिसिज्म जो है हमारा शास्त्रीय कला है उसमें ये बात नहीं है, जो आदर्शवादी ढांचा होना चाहिए इंसान का उसी को आपको बनाना है, ये था। तो कलाकार फिर वहाँ से स्वतंत्रता प्राप्ति के, सृजन की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फिर वहाँ से आंदोलन करते हैं। तो अब ये वाद है एक अभिव्यंजनावाद, जाहिर सी बात है कुछ ने प्रशंसा की कुछ ने आलोचना की, उनको आलोचना ज़्यादा झेलनी पड़ी, ठीक। तो और हम ये भी जानते हैं कि उस समय के जितने प्रभाववादी कलाकार हैं कितनी आर्थिक बुरी स्थिति में थे, ठीक। उनके लिए घर का खर्च निकालना, वो बिल्कुल परिवार से अलग होकर रहते थे, घर का खर्च निकालना तक उनके लिए बहुत मुश्किल था। पेंटिंग फ्रेम कराने के पैसे नहीं होते थे, कोई और पैसे देते थे पेंटिंग फ्रेम कराने का, ये स्थिति थी उनकी। तो उसके बाद जब घनवाद, प्रभाववाद के बाद दूसरा वाद आया, उत्तर प्रभाववाद, फिर उसी में हमें डेवलपमेंट दिखाई देता है। जैसे जैसे साइंस के डेवलपमेंट्स होते हैं और कॉन्टेम्प्रेरी जो लिटरेचर और सारी चीज़ें आप अगर उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें भी यही चीज़ें दिखाई देंगी आपको। तो वैसे वैसे कलाकार भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और दे आर डिस्कसिंग एट सम प्लेस
भारत में ये वाली चीज़ हमें सिर्फ और सिर्फ बंगाल में जोड़ासांको और कुछ जगहों पे मिलती है, बम्बई में कहीं मिलती है, लेकिन उस तरीके का एकदम फ्लोरिश्ड वे में जिस तरीके से यूरोप में है, कहाँ है, भारत में नहीं दिखती है। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ माहौल कुछ और था, इन लोगों ने उससे इंस्पिरेशन ली, खुद तो कोई वाद चलाया नहीं है, उन्होंने उन वादों को जो वहाँ पहले से घटित है, तो जिसको जो चॉइस लगा, आपको लगा कि मैं घनवाद के तहत काम करूंगा तो आप घनवाद को फॉलो किए, किसी को लगा कि मैं अति यथार्थवादी तरीके से काम करूंगा। कई जगह पढ़ रहे हैं। हाँ, और एक आर्टिस्ट उसने कुछ पेंटिंग कई स्टाइल में पढ़ रहे हैं और वो घनवाद में बनाई, कुछ प्रमुख होती निजी शैली में बनाई। इसीलिए वो कंफ्यूजन क्वेश्चन जब आता है ना, तब भी कंफ्यूजन की स्थिति में लोग हो जाते हैं कि आप इसको ठीक करें। हाँ, ये होता है। पे क्वेश्चन कम भी आते हैं, जो फेमस है बस वही आते हैं, अदरवाइज उनकी अपनी स्टाइल का ही क्वेश्चन होते हैं। तो उसका कारण यही है कि वहाँ अगर अति यथार्थ की बात करें तो 1923 या 26 में शायद वहाँ यथार्थवाद की शुरुआत हो गई वेस्ट में, ठीक। लेकिन इंडिया में 1920 से यहाँ पर कलाकार बनाना शुरू कर रहे हैं। तो पहले प्रभाववाद, फिर अभिव्यंजनावाद, फिर किसी को लगा तो उसने घनवाद में बनाया, किसी को अच्छा लगा तो उसने, मतलब अपनी मनोभावना और चॉइस के अनुसार लोग किसी इज़म को चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ कोई एक पर्टिकुलर आंदोलन चलाया नहीं गया, इस वजह से हमें वो चीज़ दिखाई ही नहीं देती, ये कारण है, ठीक। तो अब यहाँ पर जो है घनवाद शैली में काम करने वाले जो सबसे पहले सीरियस आर्टिस्ट हमें दिखाई देते हैं वो है गगनेन नाथ। उन्होंने बहुत सारे परिलोक जैसी दृश्य दिखाते हुए आर्किटेक्चरल पेंटिंग्स बनाई और क्यूबिस्ट फॉर्म में बनाई, ठीक। उसके बाद दूसरा नाम आता है जॉर्ज कीट का। जॉर्ज कीट ने भी घनवाद का प्रयोग पिकासो से प्रेरित होकर 1940 में किया और भारतीय मूर्तिकला के रूपों को पिकासो के रूपों के समान केवल रेखाओं द्वारा ही बनाने का प्रयत्न किया। यानी कि जॉर्ज कीट ने जो इंडियन स्कल्पचर्स हैं उनको क्यूबिस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की उन्होंने। फिर एन.एस. बेंद्रे ने 1950 में समन्वयात्मक घनवाद के प्रयोग से आकृतियां बनाई। समन्वयात्मक यानी कि सिंथेटिक सिंबोलिज्म, क्यूबिज्म के तहत, ठीक। इनमें एक प्रकार का तनाव भी है जो भारतीय शास्त्रीयता और सौंदर्य के साथ समन्वित किया गया है। रामकिंकर बैज के भी 1940 के लगभग के दृश्य चित्र यानी जो लैंडस्केप है वो घनवादी रेखांकन करके बनाए गए हैं। अच्छा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक कलाकार घनवाद से प्रभावित हुए। उनमें सबसे प्रमुख रूप से नाम लिया जा सकता है वो हैं जहांगीर सबावाला। वे पेरिस में आंद्रे लोतो से घनवाद की शिक्षा लेने गए थे। आंद्रे लोतो से उन्होंने भारतीय दृश्यों को यानी इंडियन सीन्स को, आकृतियों को विश्लेषणात्मक घनवादी पद्धति पर आधारित किया। एक और आर्टिस्ट है त्रिलोक कौल। त्रिलोक कौल का भी नाम घनवादी कलाकारों में लिया जाता है। त्रिलोक कौल ने भी यही विधि अपनाई, किंतु उनके संपूर्ण कार्य विशेषतः 1960 के आसपास के कार्य से स्पष्ट होते हैं। यानी 1960 के आसपास उन्होंने घनवादी पद्धति में कार्य किया, शैली में कार्य किया। रामकुमार ने बनारस के दृश्य भी घनवादी अमूर्त शैली में किया, यानी क्यूबिस्ट और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। पर उसमें उन्होंने आगे चलकर निजी शैली विकसित कर ली। उन्होंने भी यानी रामकुमार ने भी आंद्रे लोतो और
लेजे से शिक्षा ली थी। इसके बाद जो आगे एक और वाद का नाम आता है वो है अति यथार्थवाद। हम सभी जानते हैं अति यथार्थवाद एक तरीके से मनोवैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्रायड, उनकी थ्योरी के आधार पर शुरू की गई थी। अति यथार्थवादी कला आंदोलन का सूत्रपात आंद्रे ब्रेतो ने 1924 ईस्वी में पेरिस में किया था, जो कि एक कवि थे। इनका मुख्य उद्देश्य ऐसे अचेतन विषयों को आकार देना था जो स्वप्न, भ्रम, प्रयत्नहीनता अथवा अचानकता की स्थिति में उत्पन्न होता है। यह कला मन की अचेतन स्थिति से संबंधित है और इसमें तर्क, सौंदर्य के सिद्धांत अथवा नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। अति यथार्थवादी कला फ्रायड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में शुरू की गई। यह एक प्रबल आंदोलन की दृष्टि से यूरोप में 1925 से 1935 के मध्य लोकप्रिय रही। सल्वाडोर डाली, ब्रेतो, मेस्सो, माइरो तथा क्ली इसके प्रसिद्ध चित्रकार थे। अति यथार्थवाद दो रूपों में विकसित हुआ। एक तो स्वप्न के फोटोग्राफ के समान, अर्थात कल्पित आकृतियों को इतने यथार्थवादी तरीके से बनाना कि वे फोटोग्राफ जैसी प्रतीत हों, ठीक। और दूसरा, यह बच्चों जैसी कल्पना से संबंधित है, ठीक। जैसे बटन तथा दिया सलाई की तिलियों से मानव की आकृति की कल्पना करना। यह आंदोलन अत्यंत विचित्र रूपों तथा फंतासी के कारण सारे संसार में लोकप्रिय हुई। यानी इसमें क्या है कि एक दो तरीके से अति यथार्थ में हमें कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। एक तो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक, स्वप्न जैसा ही दृश्य होगा लेकिन वो सुपर रियलिस्टिक तरीके से बनाई जाए, और दूसरा कि उसमें बच्चों जैसी नांदतिक आकृतियों का प्रयोग किया गया हो, ठीक। भारत में अति यथार्थवाद का आरंभिक संकेत रविन्द्रनाथ ठाकुर की कृतियों में मिलता है। यानी उनकी कृतियों में हमें दोनों आंदोलनों के प्रभाव दिखाई देंगे, एक तो अभिव्यंजनावाद का और दूसरा अति यथार्थवाद का भी। उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में सहज वृत्ति से परिचालित होकर अचेतन में छिपे बिंबों को साकार किया। यानी उनके अचेतन मन में जो भी आकृतियाँ थीं, जो बिंब थे, उन्हें ही उन्होंने चिन्हित या चित्रित किया। आप देखेंगे कि जैसे बर्ड की पेंटिंग, एक बर्ड का स्केच हमने देखा था, वो कहीं से भी आपको जो दृश्य जगत है उसमें वैसे वर्ड नहीं दिखाई देंगे। उन्होंने अपने अचेतन मन में जिस तरीके की आकृति होगी उसको व्यक्त किया। इसी तरीके के उन्हें कुछ पशु पक्षियों के जो चित्र उन्होंने बनाए, इसी वर्ग में हम देख सकते हैं उसे। अति यथार्थवादी कला के एक अच्छे आरंभिक चित्रकार थे, असम के थे वे, हेमंत मिश्र। हेमंत मिश्र का नाम आता है, जिन्होंने पर्वतों, चट्टानों, भवनों को नष्ट होते समय की अनुभूति के साथ, ऐसी अनुभूति जैसे पर्वत, चट्टान और भवन नष्ट हो रहे हैं, अनुभूति के साथ प्रस्तुत किया। अपने अनेक चित्र संयोजनों में हुसैन भी अति यथार्थवादी भावना के निकट पहुंच गए हैं। जैसे दौड़ते हुए अश्व के साथ भूमि पर लुढ़कता हुआ बादामी सूर्य, अथवा नारी की जंघा पर बैठा गिद्ध। जसवंत सिंह के अति यथार्थवादी चित्रों में डरावनापन है,
एक और आर्टिस्ट हैं जसवंत सिंह, इन्होंने भी अति यथार्थवादी शैली में चित्र बनाए हैं, जिसमें उनके चित्र में डरावनेपन का भाव दिखाई देता है। लक्ष्मण पै के चित्रों में नारी आकृति तथा वनस्पतियों के रूपों को इस प्रकार भ्रमात्मक ढंग से संयोजित किया गया कि जहां दोनों एक प्रतीत होते हैं। नारी आकृति और लक्ष्मण पै के चित्रों में नारी आकृति और वानस्पतिक जो रूप हैं, वनस्पतियों के फॉर्म्स, इन दोनों को इस तरीके से बनाया गया जैसे दोनों एक ही हों। भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। ठीक। ए रामचंद्रन की कला में कंकाल सदृश सिर विहीन मानवाकृतियों को असंभाव्य मानवीय क्रियाकलापों में संलग्न दिखाया गया है। ए रामचंद्रन की कोई पेंटिंग है जिसमें कंकाल के समान और बिना सिर वाली आकृतियों को अंकित किया गया है और उसे इस तरीके के काम करते हुए दिखाए गए हैं जो कि संभव नहीं है। ऐसा चित्र का नाम अभी दिया नहीं गया है। हाँ, चित्र का नाम है द ग्रेव डिगर्स, द ग्रेव डिगर्स तथा ययाति। आदि चित्रों में उन्होंने आकृतियों के पंख तथा पंजे आदि पक्षियों के समान दिखाए हैं। परमजीत सिंह के चित्रों में आकाश में तैरते हुए पत्थरों में भारहीनता की अति यथार्थवादी तकनीक का प्रयोग किया गया है। स्वामीनाथन एवं विकास भट्टाचार्य ने इस प्रकार के रूपों का अंकन किया है कि कभी वे सजीव और कभी कृत्रिम प्रतीत होते हैं। स्वामीनाथन के चित्रों से हमें समय की अनंतता का भी अजीब सी अनुभूति होती है। जो आर्टिस्ट है ना, जैसे राजा जी वर्मा की हम बात करते हैं तो उन्होंने हमारी पेंटिंग किया तो सिर्फ वही फेमस हुए, जबकि उनके समकालीन और भी आर्टिस्ट थे जो कि उनके बराबर काम करते थे, उन्हीं के जैसे एम.वी. धुरंधर। हाँ, लेकिन उनको वो ख्याति नहीं मिली और सिर्फ इनको मिली। और इसी तरीके से इसी क्रम में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं थ्योरी में, लेकिन काम के मामले में और भी हैं जो दमदार थे, लेकिन उनको हम कहीं नहीं पढ़ते। और आज की वर्तमान स्थिति में भी यही कंडीशन है। 50 बल्कि और ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका काम बहुत अच्छा है, हम उनको आज की थ्योरी में नहीं पढ़ते। हाँ, उसका कारण ये ना, तो भाई हमारे शोध का कार्य क्या है? जो अननोन है उन्हें हम सामने ले आए। मुझे ये बात जो है ना, हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो पीछे हैं क्योंकि वो काम में है ना, प्रचार करते ही नहीं खुद का। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। पर हाईलाइट करते हैं खुद को, वो प्रकाश में आते हैं और लिखे जाते हैं। अब हाँ, हाईलाइट उसका कारण है ना, मेरा कहने मतलब ये है कि शायद, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा, शायद सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन इससे पहले जो थी वो एकेडमीज ही थी जो लोगों को प्रमोट कर रही हैं, यानी कि उनको इनवाइट कर रही हैं या पत्रिकाओं में उन्हीं के नाम छप रहे हैं, जिसके कारण लोगों तक वही पहुंच पा रहे हैं। आज भी ललित कला अकेडमी, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम देखेंगे कि कुछ गिने चुने कलाकार बार बार रिपीट होते हैं और उनकी पहुंच बन पाती है। तो उसमें होता है कि आप कितनी पहुंच बना पा रहे हो, आप कितने लोगों के संपर्क में हो पा रहे हो, बहुत सारे कारण होते हैं। किसी संस्था में है, वो जब अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निर्वाह करते, वो सोचते हैं कि जो खुद ही आ रहा है जल्दी से काम हो जाए हमारा। जैसे कई लोग हैं ना, उनका ये काम ही है कि वो आप प्रचार प्रसार करो, चाहे लोक कला का हो चाहे उसका उठाओ, पर वो इसमें रहता है ना कि जो मिल गया हमें आसान, जब सहजता में रहता है व्यक्ति, तो नई चीज़ें सामने आनी बंद हो जाती है। क्योंकि ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आज भी यदि इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे, वाह क्या काम लोग कर रहे हैं, किसी भी हम कह रहे हैं आपको कंटेम्प्रेरी देखना तो आप देखिए बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन
या तो वो कॉमर्शलाइज है, वो सिर्फ मैं जाओ एकेडमी एक तरफ जाओ भैया हमको पैसे मतलब बिल्कुल 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 पैसे कमा रहे हैं और हम आम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। और एक बंदा ऐसा है जो उतना कमा तो नहीं रहा है लेकिन वो एकेडमिक के साथ जुड़ के फ्यूचर में इतना कमा लेगा क्योंकि उसको एक अलग तरीके की प्रसिद्धि मिल रही है। ये अपना उसी में टिके हैं कि 10,000 5,000 20,000 या 10 लाख 5 लाख वाले ही हो गए, लेकिन वो एकेडमिक वाला बंदा वो आज तो कुछ नहीं क्यों एक उदाहरण हमको आप गायतोंडे की देख लीजिए। जीवन में हमने किसी व्यक्ति से सुना था कि पूरे जीवन में वो 20,000 से ऊपर पेंटिंग बेच ही ना पाए और आज उनकी पेंटिंग करोड़ों में बिक रही है। ठीक, तो एक कलाकार के होते हुए मतलब जब वो कलाकार के रूप में कार्य कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाइवलीहुड के लिए ही संघर्ष कर रहा है, आजीविका अपनी चला ले यही उसके लिए बड़ी बात है। और इसमें जो गैलरीज हैं वो उन्हें लो कॉस्ट में पेंटिंग्स खरीदी, अपने पास कलेक्शन बनाती गई। ठीक, और उसके बाद जब वो कलाकार अब नहीं है और उसकी पेंटिंग्स को हाई कॉस्ट पे सेल कर रहे हैं। एक गैलरी एक ऑक्शन करके दूसरे को सेल कर रही है, जब उसकी कॉस्ट बढ़ जा रही है करोड़ों में, तो यानी कि उसके जितने काम है वो भी करोड़ों के हुए। अब वो उसे वो तो जो वो लोग मनोविज्ञान है, कलाकार सरल सहज होता है तो वो काम कर रहा है तो उसमें लगा हुआ है। और फिर जो ये चीजें हैं ना, जब आप अपनी देखिए आप सृजन के उसमें जब आप हिस्सा बन जाता है तो जो उसमें मांग रहे हैं वो तो कमा रहे हैं, निकल गए। और जो बात बोली हाँ वही वाली बात कि आप अभी आर्टिस्ट आपको पता चल रहा है आपने इसके ऊपर कभी इन्वेस्टमेंट किया 10,000 20,000 25,000, लेकिन आप क्या आप गैलरी हो आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर किया तो दूसरी गैलरी में किसी और पे किया, दोनों में से कोई फेमस नहीं हुए। आप क्या किया है पैसे का इन्वेस्टमेंट तो बहुत हो चुका है, अब क्या करें? तो आपसी समझौते से उन्होंने पेंटिंग की कीमत बढ़ाना स्टार्ट किया। अब उसके लिए वो एक बंदा ढूंढ रहे हैं कि यार 1 करोड़ हो गया 1 करोड़, खरीदा किसने? खरीदा जैसे हमने आपने आपस में। फिर क्लाइंट आया, जब उसको लगा कि वैल्यू बढ़ गई तो वैल्यू हमने आपने बढ़ाई, तब जाके वो बिक पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट क्रिएट करते हैं लोग, नहीं तो मार्केट क्रिएट करते हैं, उसकी फैमिली पास होने में कीमत क्यों नहीं बढ़ती? तो ये तो इसी को तो कहते हैं कला बाजार। यही है कला बाजार, जब कलाकार को ज़रूरत है पैसों की और उसे कलाकृति बनाने मात्र के लिए, अपने जीवन चलाने मात्र के लिए पैसों की ज़रूरत है, तब उसके पास नहीं होता है और उसके जाने के बाद फिर उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है। वैन गॉग भी हमारे सबसे बड़े उदाहरण है इसका और सबसे पहले उदाहरण है। पूरा जीवन बेचारा वो हाँ स्ट्रगल करते रहे। जो एकेडमी आर्टिस्ट होता है वो शायद इसीलिए परेशान रहता है कि लास्ट टाइम तक का कहीं उसको स्ट्रगल से सक्सेस मिलेगी और यहाँ पे इसीलिए आदमी कॉमर्शलाइज हो जाता है कि भैया हमें थोड़ा बहुत मिलता है कमर्शियल काम करो, तुम्हें ये पसंद है तो हम चलो यही बना रहे हैं। वो वाला बंदा तो बाद में और सक्सेस हो एकेडमिक्स में भी लेखन में बात ये है ना, अभी जो प्रसिद्ध है वो तो अलग हो गया, आज से 10-15 साल बाद वही पढ़ा जाएगा जो आज लिखा जा रहा है। और लिखा वो जा रहा है जो छात्रों के एकेडमिक कनेक्शन में है कहीं ना कहीं, जो किसी पद पे आगे जो भी है या प्रवक्ता है उसने अपने छात्र से शोध करवा लिया, कल को वो पढ़ा जाएगा। और जो काम में बिजी है वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनका काम कल कहीं प्रदर्शनी में दिखेगा तो याद। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि ललित कला एकेडमी ने बहुत सारे आर्टिस्ट के ऊपर मोनोग्राम निकाले। ठीक, तो जो मोनोग्राम निकाल दिए गए एकेडमी से वो डॉक्यूमेंटेड हो गए, बट क्या पूरे भारतवर्ष में सभी जितने राज्य हैं सारे आर्टिस्ट क्या मोनोग्राम निकल गए? सभी डॉक्यूमेंटेड हो पाए? नहीं हो पाए। तो ये एकेडमी को भी चाहिए और हमारा आपका भी प्रयास होना चाहिए कि हर एक आर्टिस्ट उसकी जीवनी, उसकी कला, उसका कला जीवन की जो कला यात्रा है, ये सारी चीज़ें जनता के सामने और कला प्रेमियों के सामने आनी चाहिए कि लोग किस प्रकार से संघर्ष करें और जो समस्याएं हम और आप डिस्कस कर रहे हैं उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है। और ये चीज़ हम देखिए एक कविता में भी, जैसे कि कुमार विश्वास एक शो का 10 लाख रुपए ले लेते हैं, 5 लाख ले लेते हैं, और उनसे बहुत अच्छा लिखने वाले कई लोग हैं जिनको नाम भी नहीं लोग जानते हैं। तो इसको एक उदाहरण के तौर पे कहेंगे कि एक बड़ी मछली और के होते हुए छोटी मछली को नहीं मिल पाता है, चारा नहीं मिल पाता, तो ये वही बात हुई। कैसे बनानी है हमें, क्योंकि कभी उन्होंने भी जीरो से शुरुआत करी थी, उनका
कभी कोई माय गॉड माय फादर नहीं था उसमें उस क्षेत्र में, तो बस वो है ना कि जिसने थोड़ी उसके के साथ साथ क्रिएशन के साथ साथ चालाकी भी है जिसके अंदर, हाँ, हमें वो करना चतुरता। कैसे है, चतुरता। लेकिन जो सहज रूप पे एकदम कलाकार होगा ना, कलाकार भाव का होगा, वो इस तरीके की चीज़ें उसके अंदर नहीं होंगी। और जिसके अंदर नहीं है, इसी वजह से वो खुद कर रहे हैं, अपने में ही मस्त है, एक रचना रच ली उसी में, या जो उसने बना ली, होता है ना कलाकार को अपनी कला का नशा होता है, वो उसी में मस्त रहता है। और जो लोग उससे बाहर निकल गए देखिए, व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है ना कि आप इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तो आप ये करेंगे ज़रूर, ठीक। और हम मान लीजिए कोई और कलाकार है, वो उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं है, वो चिंता ही नहीं करता है इसकी, अपने लिए कर रहे हैं, तो वो नहीं करेगा। वो उसको उसका शौक है करने का, वो कर रहा है, उसको इससे धनार्जन नहीं करना, तो वो नहीं करेगा। अब देखिए कई साल से शायद ही कोई ऐसी एग्जीबिशन या कुछ लगा हो जिसमें आप अपना वर्क बेच सकें, नहीं तो उसमें नीचे तो अब कंडीशन ही लगने लगी है कि इस विषय पे ही भेजो, इस विषय पे ही बनाओ। हाँ, ये राजनीतिक परिस्थितियाँ आपकी वर्तमान ऐसी हैं इस समय कि एक अभियान सा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि इससे पहले तो ये भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी जो अब हो रही है, अदरवाइज तब तो एकदम शून्य काल चल रहा था, नथिंग, कोई ग्रुप शोज नहीं, कोई अरे समकालीन पत्रिका छपनी बंद हो गई, नहीं पब्लिश हो रही है इस समय, वर्तमान में पब्लिश नहीं हो रही है, कई सालों से रुकी हुई है। तो क्या आर्ट एक्टिविटीज़ हो नहीं रही है पूरे भारत में? हाँ, इस समय वर्तमान में पब्लिकेशन बंद है। अब शुरू हुआ है नहीं मालूम, लेकिन मैं कुछ साल पहले तक गई थी और मैंने कहा कि कॉन्टेम्प्रेरी इस समय जो सबसे रिसेंट हो आप दीजिए, तो जो पुरानी हो चुकी उन्हीं को रिपब्लिश कर रहे हैं वो। कवर तो हम लोग जब विजिट करने जा रहे हैं तभी तो देख रहे हैं, कोई इस प्रॉब्लम तो नहीं है कि यहाँ चले जाएं पर्यटन में, एक लिमिटेड एडिशन है। हाँ, लिमिटेड एडिशन नहीं, आप जैसे जैसे उनके पास एडिशन वो फिर उसको पब्लिश करते जाते हैं, जितने खरीदने वाले हैं वो मिलता जाएगा। बहुत कम अभी जीवनी पढ़िए ना किसी पुराने उसकी, तो क्या होगा कि बड़ी गरीबी में जीवन बीता और फिर इस रोग से मर गए। लेखकों और कवियों का आप पढ़िए तो यही मिलता है, और ऐसे कलाकारों का भी, मतलब वो अपने चलते जीवन भर में वो बेचारे दुखी ही रहे। इसका मतलब ही है चीज अब थोड़ा थॉट चेंज हुआ है, अदरवाइज यही क्या कुर्ता एक झोला और संघर्ष नहीं। जब कभी आर्ट मार्केट सही था, सही चल रहा था 2008 के आसपास या उससे पहले की बातें हम लोग अपने सीनियर से सुनते हैं, तो उसमें ये बात है कि आर्ट मार्केट अच्छा था और लोगों का जीवन अच्छा चल रहा था, वो कला सृजन अच्छे से कर पा रहे थे। हाँ, अब क्या है, स्थितियाँ पहले जैसी नहीं है। हाँ, तो वो तो गवर्नमेंट ने एक तरफा सोचा ना कि ये लग्जरी आइटम है तो इस पे जीएसटी है, ठीक। लेकिन वो कलाकारों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर उसने विचार नहीं किया शायद। हाँ, तो हमने रिप्रेजेंटेशन अपना नहीं दिया ना, ये भी तो बात है। हम पॉलिटिकली कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं, एकेडमिकली भी हमारे फील्ड के लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं, ना यूजीसी में आप अपने हक के लिए लड़ पाते हो और ना ही आप गवर्नमेंट के सामने अपनी बात कहते हो। कोई मतलब नहीं। अगर आप डिग्री कॉलेज में हैं तो भी आप एकेडमिकली ही स्ट्रांग होने चाहिए। आप एग्जीबिशन लगाइए, कुछ भी करिए, डिग्री कॉलेज का कोई काम नहीं। हाँ, आपका प्रैक्टिकल वर्क कैसा है जज नहीं किया जाता है। कोई काम नहीं होगा, गलत हम ये बहुत गलत है। ये उस दिन जो जैसे जो व्यक्ति राइटिंग से रिलेटेड है उसके लिए राइटिंग जो है, हम तो कला के हैं ना, तो हमारे लिए तो बनाना है जरूरी। आप हमारे एक तरह से उठा लिया, तुम्हारी सर्टिफिकेट तुम्हारी है, तुम भी लोग तुम भी लोग। अगर हमारे लिए ये होना चाहिए ना कि अगर अपने नेशनल गैलरी में लगाई है प्रदर्शनी तो उसका वेटेज जितना उसका है तो उसका है, तो इसीलिए उस तरफ ध्यान नहीं देता हूं। इसीलिए नहीं कि टीचर बनने के बाद वो पहले थ्योरी कम करो, कल को आगे बढ़ना है, कुछ भी करना, बच्चों को पढ़ाना, नहीं, एक बात और होनी चाहिए मेरी तरफ से, मेरा ये विचार है
कि जिस तरीके से एकेडमिक लाइन में हम लोगों के लिए API बनाना होता है, सबके लिए बनाना होता है, तो एक नेशनल एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन आपकी API होनी चाहिए उसकी, जो आप एक रिसर्च पेपर की या एक बुक पब्लिश की जो API होती है, बुक पब्लिश की API और नेशनल गैलरी में सोलो एग्जीबिशन उसके बराबर होनी चाहिए, तब जाके आप एकेडमिक लाइन में भी उस चीज़ को आप मेंटेन रख पाओगे। नेशनल अवार्ड प्राप्त है तो आपको 1 या 2 साल गैप जो आपकी सर्विस है वो एक्सटेंड हो जाती है, जैसे कुछ यदि नेशनल अवार्ड है, लेकिन ड्राइंग का नेशनल अवार्ड आपको मिलेगा ना, धन की कोई कमी नहीं। यही बात है। समझ लीजिए आप और नेशनल किसी अवार्ड जो एक बार प्रोफेसर बन गया तो फिर वो दूर ही हो जाता है बनाने से अक्सर करके, क्योंकि उसको लगता है कि इसका कोई हमें फ़ायदा मिला नहीं, वो उसके लिए हॉबी बन के रह जाता है खाली करना। भाई वो कहीं जुड़े तो आदमी और करेगा। यहाँ पे जैसे कानपुर है, महानगर है, यहाँ बड़े क्षेत्र का व्यक्ति है तो उसने बना ली 4-4 पेंटिंग, जैसे भी प्रदर्शनी लग गई। जो छोटे हैं जैसे लखीमपुर में भी लखपति राम शर्मा बहुत अच्छा काम करते हैं, मौलिक काम करते हैं, लेकिन अब वही है ना कि उनका वहीं पे सीमित होकर रह जाता है। या जो डिग्री कॉलेज में भी प्रोफेसर थे वो क्यों बनाएंगे, यही होता है उनका कोशिश। और फिर पॉलिटिक्स इतनी है कि ज़िंदगी बीत जाती है, उनकी प्रदर्शनियों में अगर भेजते हैं पेंटिंग तो सेलेक्ट नहीं होती। ये वही वाली बात है, सेलो द रिफ्यूजेज वाली। हमारे यहाँ की जो वही स्थिति है। आरकन्ना डिग्री कॉलेज पुराना कॉलेज है सबसे, तो सबसे पुरानी वही थी। अब उनको 17 में रिटायरमेंट था उनका, तो वो कह रही पूरी ज़िंदगी हम ये कोशिश करते रहे कि किसी अच्छी प्रदर्शनी में हमारी पेंटिंग लग जाए, तो रिटायरमेंट से 1 साल पहले बड़ी मुश्किल से लग पाई, तब उसकी बहुत प्रशंसा हुई। फिर वो उम्र उनकी इतनी हो गई कि अब कौन बनाएगा, सही समय पर कभी मिला ही नहीं। तो ये होता है। देखिए हमारा जो क्षेत्र है बहुत ही मेहनत वाला क्षेत्र है। आप हर तरीके से आप अपने को मेंटेन करके चल पाओ, आर्थिक रूप से, और आपका स्वास्थ्य साथ देता रहे, आप लगातार काम करते रहो, लेखन और उसको भी करते रहो। बहुत इसके लिए हाँ स्ट्रॉन्ग, हाँ अभी प्रॉब्लम क्या है ना, जिसकी पेंटिंग बिक रही है तो वो अपने आप सुपीरियर मान रहा है, और सुपीरियर मान रहा है वो नीचे वाले को वैल्यू नहीं कर रहा है। नहीं सबसे ज़्यादा तो वही है, सबसे वाला ये है। इतनी कैटेगरीज डिवाइड हो गई। और अगर आप संघ बना भी लो तो उसमें ये होता है ना कि वो जैसे वो एक कौन सी वो अंग्रेजों के टाइम का तीसरी चली गई ना, हाँ डिवाइड, तो वही है। पता चले किसी को तोड़ना है, एक आर्टिस्ट से बोल के तुम्हारी पेंटिंग इतने में ले लेंगे, तो सोचेगा हमारी तो बिक रही, बाकी भाड़ में जाए। तो ये वाला जो है बायर्स होते रह जाएंगे, आपका साथी इसको बेच रहा है आपको पता नहीं चलेगा, आपको कभी मिलने वाला है। हाँ, और वो कानों कान आप संतोष बने रहिए, आपको कभी आपकी पेंटिंग नहीं बिकने वाली है। और उसको बायर को भी पता है कि बेहतर बनाते हो कि नहीं बनाते हो, क्या है ना, कोई चर्चा करें, सबके अपने अपने से। ये यूनिटी नहीं है कलाकारों में। ऐसा नहीं कि संघ नहीं बने हैं, इस पर भी आप जब आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा आर्टिस्ट के भी संघ बने हुए हैं, लेकिन वही है कि आप गए थे, आपस हम तो गए थे यूनिवर्सिटी। हाँ जाना चाहिए आप, ताकि अपना रिप्रेजेंटेशन देखो और गवर्नमेंट को पता चले कि ये हमारा वोट का आधार। जब आप उनको ये एहसास नहीं करा पाओगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। सिर्फ एक छात्र वर्ग ऐसा है जिसमें एकता रहती है, क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं। और यहाँ पे एक हम बोलेंगे मूवमेंट की बात होती है, एक आंदोलन जैसे स्टार्ट होता है, उसमें लोग रुकते हैं, लड़ते हैं, निस्वार्थ सब वो काम होता है। अदरवाइज नहीं, जिसमें स्वार्थ लेकर नहीं जाएगा। जब छात्र हो गए ना तो छात्र एक कैटेगरी होगी, छात्र उसमें बड़ा नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, मजदूर वर्ग में कोई जाएगा। सही बात है। अब हम आते हैं अपने विषय पर, काफ़ी चर्चा कर लिए हम लोग, है ना। तो कला के क्षेत्र में समस्याएं तो थी, हैं और रहेंगी, और हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि धीरे धीरे ये समस्याएं ख़त्म करें आगे बढ़कर, क्योंकि आने वाले समय में हम ही लोग होंगे जो आर्ट को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, या हमारा ही एक वर्ग होगा, हमारी पीढ़ी होगी। तो इसके साथ ही जब हम अति यथार्थवाद की बात करते हैं, उसके बाद भारत की कला के परिदृश्य में 1960 के आसपास एक बिल्कुल ही इंडिजीनियस कैरेक्टर को लेते हुए एक आर्टिस्ट मूवमेंट ना कहेंगे उसको, लेकिन कुछ कलाकारों ने ऐसे काम किए जो पाश्चात्य की कला से प्रभावित
या प्रेरित नहीं है, वो है तांत्रिक प्रवृत्ति के अंतर्गत किए गए कार्य। ठीक, हालांकि तांत्रिक प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, इसे तांत्रिक कला कहेंगे। ठीक, तो इसको तांत्रिज्म भी कह सकते हैं। ठीक, जिस प्रकार पश्चिम के देशों के कलाकार विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेकर अपनी कला शैली का विकास कर रहे थे, उसी प्रकार आधुनिक भारतीय चित्रकार भी देश विदेश की विभिन्न युगों की कला शैलियों के समन्वय में लगे हुए थे। अपभ्रंश शैली, फारसी तत्वों का समन्वय हुआ, मतलब कुछ कलाकारों ने कुछ भारतीय कला के तत्वों का भी समन्वय कर कर कॉन्टेम्प्ररी आर्ट के तहत काम कर रहे थे। मुगल शैली ने यूरोपीय परिप्रेक्ष्य, छाया प्रकाश को प्रयुक्त करने का प्रयास किया, यानी जो भारत की परंपरागत शैलियां हम देखते हैं, मुगल शैली, अपभ्रंश शैली, उन्होंने भी अन्य देशों की कलाओं से जो तत्व ग्रहण किए थे। मुगल शैली ने यूरोपीय परिप्रेक्ष्य, छाया प्रकाश को प्रयुक्त करने का प्रयत्न किया। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने चीनी जापानी कला के तत्वों का भारतीय मुगल लघु चित्र शैली के साथ समन्वय किया। अमृता शेरगिल ने लघु चित्रण तथा अजंता की शैली के साथ पश्चिमी आधुनिक कला का समन्वय किया था। यामिनी राय ने लोक कला से प्रेरणा ली थी और उससे प्रेरित होकर अनेक चित्रकारों ने लोक कलाओं तथा लघु चित्रों से प्रेरणा लेकर अपनी शैलियों को संजोया था। भारत के अधिकांश चित्रकार यूरोपीय शास्त्रीय कला, यथार्थवाद, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद से प्रेरित होते रहे। उसके पश्चात घनवाद की प्रेरणा का दौर आया। इसमें कलाकार अमूर्त ज्यामितीय रूपों की ओर उन्मुख हुए। 1960 के आसपास भारतीय कला के में अमूर्तन की ओर बढ़ने के साथ ही तांत्रिक कला की प्रेरणा का भी आरंभ हुआ। यानी 1960 के आसपास जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था, उसके साथ साथ एक तांत्रिक कला या तांत्रिज्म की ओर कलाकारों का झुकाव हुआ। इसकी प्रेरणा ज्यामितीय अमूर्त आकृतियों में निहित प्रतीकता से आरंभ हुई, किंतु इसके साथ तांत्रिक शब्द जुड़ते ही इस प्रकार के प्रतीकों का इस कला में प्रयोग होने लगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि कुछ कलाकार थे जो तांत्रिक कला के जो सिंबल्स होते हैं, जो उसके प्रतीक होते हैं, त्रिकोण, षटकोण, बिंदु, सहस्त्रदल, और उसमें भी उसके विभिन्न रूप और उसकी जो व्याख्याएं होती हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं, ऐसे आकारों का और कुछ उसमें अमूर्तता लिए अपने जो होता है ना, अपने प्रतिमान गढ़ने के भी प्रयास किए उन्होंने। ऐसे फॉर्म्स को लेकर चित्र सृजन शुरू किए। यह एक विशुद्ध अमूर्त शैली का आंदोलन नहीं रहा, दार्शनिक प्रतीकात्मक रूप में अधिक विकसित हुआ। यानी इसमें फिलोसॉफिकल एलिमेंट ज़्यादा था और प्रतीकात्मकता इसमें ज़्यादा थी, न कि बिल्कुल ही शुद्ध रूप में इसको अमूर्त कला नहीं कह सकते थे। आगे चलकर इसी कला आंदोलन के तहत नव तांत्रिक कला नाम से एक आंदोलन सामने आता है। ये कलाकार प्राचीन तांत्रिक कला में प्रयुक्त होने वाले सृष्टि के प्रतीकों जैसे कि नादबिंदु, कमल वज्र, सूर्य चंद्र, ओंकार, हीम, क्लीम, श्रीम, ये जो मंत्र के बीज मंत्र होते हैं, सूर्य, कुंडलिनी, षट, चक्र, नेत्र, प्रभामंडल, अक्षमाला, श्रीयंत्र, त्रिशूल, मंडल, ज्यामितीय रूप जैसे त्रिभुज, त्रिभुज युग्म, वर्ग, शिशिरित वर्ग,
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के प्रतीक चिन्हों, वृत्त आदि तथा जैव रूपों जैसे नर नारी के मिथुन आकृति, नेत्र एवं किसी अमूर्त एवं इसी प्रकार के और प्रतीक चिन्हों को विशेष विधि से अपने अपने तरीके से संयोजित करते थे और इनका लक्ष्य किसी अमूर्त शैली का विकास करना न रहकर केवल तांत्रिक प्रतीकों को अपने ढंग से प्रस्तुत करना मात्र था। आरंभ में लक्ष्मण पै तथा नीरद मजुमदार आदि ने अपने चित्रों के शीर्षक तांत्रिक पद्धति के आधार पर रखे। मतलब उनके चित्र पूरी तरीके से तांत्रिक शैली के अंतर्गत नहीं रख सकते, लेकिन उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के टाइटल्स इस तरीके से रखे जो कि तांत्रिक प्रतीकों को चिन्हित करते हैं। यद्यपि इनका तंत्र साधना से कोई संबंध न था, जितने भी तांत्रिज्म के अंतर्गत कार्य करने वाले कलाकार थे ये कोई तांत्रिक नहीं थे और तांत्रिज्म से इसका मतलब तांत्रिक प्रक्रिया से और साधना से इसका कोई संबंध नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो तांत्रिक प्रतीकों का प्रयोग करते थे। जैसे लक्ष्मण पै के मानवाकृतियाँ, इन्होंने उसमें कुछ तांत्रिक प्रतीकों का प्रयोग किया होगा। पुरुष, इस चित्र में पुरुष और नारी के मुखाकृतियों में पंचभुज, त्रिभुज आदि के समन्वय से इसको संयोजित किया गया है। मस्तक पर तांत्रिक त्रिकुटी के समान त्रिपुष्प अलंकरण है। ठीक। और नीरद मजुमदार की कला को अनुष्ठान मूलक मानते हुए 1957 के आसपास प्रतीकात्मक ज्यामिति के आधार पर चित्रों की रचना की। साथ ही दैवाकृतियों के चित्रों में देवनागरी मंत्रों को समस्त चित्र के अंतराल में पृष्ठभूमि के रूप में संयोजित किया। यानी कुछ कलाकारों ने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि अपनी आकृतियां तो बना रहे हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में उन्होंने कुछ जो तांत्रिक मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, उनको बैकग्राउंड में कंपोज किया उन्होंने। 1960 में सूजा ने ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका स्टूडियो में पश्चिमी अमूर्त कला और भारतीय तांत्रिक कला के अंतःसूत्रों की ओर संकेत किया। ठीक। लगभग इसी समय जगदीश स्वामीनाथन ने ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग, सर्प तथा हाथ की छाप को लेकर प्रतीकात्मक चित्रण आरंभ किए और इनकी अपनी ढंग से दार्शनिक व्याख्या की। यानी हर कलाकार सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से तांत्रिक जो व्याख्याएं होती हैं वो ना उसको फॉलो ना करते हुए उनकी खुद की व्याख्या होती थी अपने चित्रों को लेकर। इसके पश्चात वे काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करने लगे, जिससे बड़े बड़े ज्यामितीय क्षेत्रों में अलग अलग रंग भरे होते थे। इन्हें उन्होंने अंतरिक्ष की वर्ण ज्यामिति कलर ज्योमेट्री ऑफ स्पेस कहा। स्वामीनाथन के इसी कलात्मक दौर को नवतांत्रिक कला प्रवृत्ति के संदर्भ में देखा गया है। 1960 के आसपास वीरेन डे पहले कलाकार थे जिन्हें निसंकोच नवतांत्रिक कहा गया। नवतांत्रिक कलाकार के अंतर्गत इनको मान सकते हैं। आकृति मूलक रचनाएं करने के उपरांत वे मंडल चित्रित करते हुए अमूर्त रूपों की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने वर्गों तथा वृत्तों का ही अंकन किया तथा उनकी ज्यामितीय आकृतियों अथवा रंगों का कोई दार्शनिक प्रतीकात्मक अर्थ नहीं था। यानी कि जो भी सिंबल्स वो यूज़ करते थे, ज्यामितीय आकृतियाँ, उसका दार्शनिक और प्रतीकात्मक अर्थ नहीं था। उनकी वह स्वयं की एक रचना होती थी। इसके बाद सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं जो नवतांत्रिक शैली में कार्य किए, वे हैं केसीएस पणिक्कर। केसीएस पणिक्कर ने प्राचीन पांडुलिपियों के प्रभाव से कुछ ऐसे चित्र अंकित किए हैं जिसमें आज समझ में न आ सकने वाली कमी
समझ में न आ सकने वाली किसी गुप्त प्राचीन लिपि में मानो कोई रहस्य लिखा हो। ठीक, यानी जो कैलीग्राफी है उसका प्रयोग करके उन्होंने उसमें रहस्यात्मकता लाने का प्रयास किया। इसके साथ ही कुछ ज्यामितीय चिन्ह जैसे त्रिभुज, षटभुज, अर्धचंद्र, वृत्त एवं वर्ग आदि स्थान स्थान पर रेखात्मक रीति से अथवा रंग भरे हुए भी अंकित किए। यानी कि जो भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स होते हैं, षटभुज है, अर्धचंद्र है या वृत्त है, वर्ग है, इन सबको कंपोज करते हुए उसमें अलग अलग रीति से रंग भरा है उन्होंने और उसकी उनकी स्वयं की अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। हाँ, श्रृंखला बनाती है। इन चित्रों को देखने से लगता है मानो किसी तांत्रिक ग्रंथ का कोई हस्तलिखित पृष्ठ हो। ठीक, लिपि मूलक रेखीय आकृतियों में रेडप्पा नायडू ने भी पवित्र आकृतियां अंकित की। एक और आर्टिस्ट का नाम आता है रेडप्पा नायडू। फिर पीटी रेड्डी ने भी श्रृंगारपूर्ण मिथुनों का अंकन किया है। उनके चित्रों में लोक कला तथा धार्मिक आकृतियों का संयोजन भी दिखाई देता है और यह संयोजन इस प्रकार किया गया है जैसे वे कोई तांत्रिक छवि लगती है। ठीक, चित्रकार पलसीकर ने भी तांत्रिक मंत्रों, अक्षरों तथा त्रिशूल, नेत्र, चिन्हों को सपाट रंगों के धरातल पर आड़ा तिरछा संयोजित करके आधुनिक कलाकृतियां निर्मित की। चित्र के किसी कोने में कोई तांत्रिक यंत्र भी अंकित रहता है, पर इन चित्रों में कोई रहस्य नहीं है, ये केवल संयोजन मात्र है। एक दूसरे प्रसिद्ध कलाकार हैं KCS पणिक्कर के बाद गुलाम रसूल संतोष। गुलाम रसूल संतोष ने अपनी कला के विकास के मध्य युग में अमूर्त शैली की ओर कदम रखा। वे रेखा, रंग तथा अमूर्त रूप के द्वारा किसी अंतरंग अनुभूति अथवा मनः स्थिति को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न करते हैं। लाइन, कलर और जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स हैं उन सब के माध्यम से वो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं और इसके लिए वे पुरुष तथा प्रकृति को प्रतीकों में प्रस्तुत करते हैं। अनेक चित्रों में अंधकार तथा प्रकाश युक्त अमूर्त रूपों का संयोजन कुछ इस प्रकार से हुआ है मानो मन के किसी गहरे ज्वालामुखी में वे वृत्त, त्रिभुज, आयत, अर्धवृत्त और अन्य अनेक ज्यामितीय रूप निकलकर बाहर आ रहे हों और किसी अज्ञात स्रोत से आने वाले प्रकाश में चमक रहे हों। यानी एक डायरेक्शनल लाइट उसमें नहीं है, ऐसी जगह से लाइट आ रहा हो जैसे कहीं आकाश से उतरकर आ रहा हो। ठीक, नवतांत्रिक कलाकारों में एक और महत्वपूर्ण नाम जुड़ गया है, वे हैं सतीश गुजराल। 1975 ईस्वी के आरंभ में गुजराल ने अपनी नवतांत्रिक कलाकृतियों की प्रदर्शनी अमेरिका में आयोजित की। ठीक, नियोतांत्रिज्म के अंतर्गत उन्होंने अमेरिका में एक एग्जीबिशन 1975 इसे नवतांत्रिक कला की सबसे अधिक प्रभावशाली प्रदर्शनी माना गया। सतीश गुजराल की तांत्रिक कृतियां आधुनिक यंत्रों से प्रभावित हैं। उनका विचार है कि तंत्र साधना में शक्ति के रहस्यों को समझने और अनुभव करने का साधन प्राचीन यंत्र हैं। आज के औद्योगिक युग में यंत्र बदल गए हैं, अतः यांत्रिक लक्ष्यों को हम आज इन्हीं आधुनिक यंत्रों के संदर्भ में समझना चाहिए। यानी प्राचीन युग में जिस तरीके से यंत्र थे और आज जो हम तंत्र कला में यांत्रिक यंत्रों को देखते हैं वो उसके ही एक डिज़ाइन हो या ढांचा हो, तो आज के जो आधुनिक यंत्र हैं उसे भी हमें उसी रूप में समझना चाहिए।
ऐसा सतीश गुजराल का मानना था। गुजराल की लीला, बिंदु, सहस्त्रसार, माया, मध्यमा अथवा गणेश आदि शीर्षकों से युक्त इन कलाकृतियों में जो सुंदर फर्नीचर अथवा शो पीस के ढंग पर निर्मित की गई है, इन कलाकृतियों में आधुनिक मशीनी बिंबों के माध्यम से सृष्टि के कुछ रहस्यों की व्याख्या का प्रयत्न किया गया है। इसके लिए पहले तंत्रों में ज्यामितीय एवं मानवीय आकृतियों से युक्त यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। भारत की नवतांत्रिक कला से बालकृष्ण पटेल, दीपक बनर्जी, के.बी. हरिदासन, होमी पटेल तथा प्रभाकर बर्वे एवं सूजा आदि का नाम भी जुड़ा हुआ है। नवतांत्रिक कलाकारों में दो नाम विशेष महत्वपूर्ण हैं, गुलाम रसूल संतोष और सतीश गुजराल। ठीक, तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे भारत में विभिन्न जो पाश्चात्य देशों के विभिन्न कलावाद हैं उससे प्रभावित होकर यहाँ पर उन कलावादों के तहत किन कलाकारों ने किस तरीके से काम किया और कौन कौन वादों का प्रभाव रहा, जिसमें प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद और यथार्थवाद और ये घनवाद, इन सब का प्रभाव। इसके बाद ये जो तांत्रिक कला है ये पूरी तरीके से भारतीय प्रतीकों से प्रभावित होकर, लेकिन ये भी एक वाद के तहत रखा गया है इसको, और ये पूरी तरीके से भारतीयवाद है, न कि यूरोपीय। ठीक, एक और मनोवृत्ति हमें भारत की कला में दिखाई देती है। आधुनिक कला में मिनिएचर आर्ट का काफ़ी प्रभाव लिया है कलाकारों ने, लोक कलाओं का प्रभाव लिया है, और जितने हमारे जनजातीय कलाएं हैं या आदिम कला, उसका भी प्रभाव ग्रहण किया गया है। लोक कला से प्रभावित आधुनिक भारतीय कलाकार। आधुनिक भारतीय कलाकारों में यामिनी राय कालीघाट की पटचित्र शैली से प्रभावित हुए, यानी सबसे पहले नाम अगर हम किसी का ले सकते हैं तो वो है यामिनी राय। फिर नंदलाल बसु तथा विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी लोक जीवन के विषयों से प्रेरणा ली थी। सपाट द्विआयामी आकृति तलों को रेखा द्वारा सीमित करने की प्रवृत्ति हेब्बर, श्यावक चावड़ा, सैलोज मुखर्जी में भी मिलती है, और रथीन मित्रा तथा नीरद मजूमदार ये कलाकार भी लोक शैलियों से प्रेरित हुए। ठीक, और इन कलाकारों ने भले लोक कलाकारों से कला से इन्होंने प्रेरणा ली कुछ कलाकारों ने, लेकिन माध्यम उनका कुछ कलाकारों का तैल रहा, तैल माध्यम में इन्होंने चित्रण किया। 1940 से 50 के दशक में या ईस्वी के मध्य दक्षिण के कुछ कलाकार, जिसमें आलमेलकर, राजय्य, श्रीनिवासुलु तथा पैडी राजू भी लोक कला की आकृतियों से प्रभावित होते हैं। अन्य कलाकारों में जिसमें लोक कला की खिलौनों के समान मुद्राओं तथा आकृतियों का प्रयोग हुआ है वे हैं जे. सुल्तान अली, लक्ष्मण पै, डी. बद्री, ज्योति भट्ट, भगवान कपूर, शीला ओडैन, सतीश गुजराल, देवयानी कृष्ण, सुनील माधव सेन, बद्री नारायण और मकबूल फिदा हुसैन, जे. राम पटेल, पी. खेमराज, निवेदिता परमानंद, कमला मित्तल, पारितोष सेन, सितेश दासगुप्त और गौतम वाघेला। ये एक अच्छी खासी कलाकारों की बड़ी संख्या है जो भारत की जितनी लोक कलाएं हैं उससे प्रभावित होते हुए और उसके एलिमेंट्स को वो अपने आर्ट में इंक्लूड करते हैं, कॉन्टेम्प्ररी होने के
और कॉन्टेम्प्रेरी कला सृजन के अंतर्गत। ठीक। और जिस तरीके से इन कलाकारों ने लोक कलाओं से प्रेरणा ग्रहण की, वैसे ही आदिम कला से भी लोगों की प्रेरणा लगातार बनी हुई। जैसे कि आदिम कला में एक आती है जनजातीय कलाएं, गौड़ शैली की कला है और भीलों की चित्र शैली है। ये सब कला के तत्व हैं। जो गुजरात के कई कलाकार हैं वर्तमान में, वे लोक जीवन से और ये जो आदिम कलाएं हैं उससे प्रेरित होते हुए चित्र सृजन करते हैं। तो अब आप मुझे आज मेरी जितनी क्लासेस भी हमने ली हैं उसमें आज मेरी आखिरी क्लास है और मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि शुरू से आखिर तक अभी तक मैंने जितनी कक्षाएं ली हैं उसमें आप लोगों ने क्या समझा, क्या सीखा, क्या समझ में आया? जो कला शैलियाँ समय समय पर प्रचलित हुई हैं उनको बहुत अच्छे से समझने का मौका मिला क्लास में। स्कूल्स था बंगाल स्कूल हमारा, उसके बाद जो आधुनिक कलाकार और आधुनिक प्रवृत्तियाँ हैं वाद आए और फिर उसमें घनवाद प्रभाव वगैरह और तांत्रिक कलाकार। आप तरीके से जो कार्यक्रम था आधुनिक भारत का एक कार्यक्रम था वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि किस प्रकार से लोक कला से बदलते हुए धीरे धीरे जो आधुनिकता आई है हमारे देश में हाँ जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ में आ गई। और एक चीज़ जो नई हम लोगों को नहीं पता थी कि ये जो बॉम्बे में और गुजरात में रिवाइवलिज्म रिवाइवल्स हुए हम लोगों को अभी तक लगता था कि सिर्फ बंगाल में हुआ था। तो अब ये जो पुनर्जागरण की छोटी छोटी जो घटनाएं जो एक्टिविटीज़ अलग अलग क्षेत्रों में हुई। चलिए, गुजरात में जो रिवाइवलिज्म हुआ था वो कौन से कलाकार के अंतर्गत किया गया, मतलब किसके प्रयासों के तहत हुआ? बिल्कुल सही। और बम्बई में ग्लैडस्टोन सोलोमन। अच्छा, इसके बाद हम राजस्थान में भी रिवाइवल देखते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से कलाकारों के नाम आते हैं? विजय वर्गीय जी। चलिए, चूँकि समय की कमी थी मेरे पास, वरना जो रिवाइवलिज्म है आंध्र प्रदेश में भी हुआ और ऐसे ही और भी कई स्टेट हैं उसमें रिवाइवलिज्म की एक्टिविटी होती रही। रिवाइवलिज्म इन पंजाब में भी कुछ कलाकार थे जो इसी के तहत इस तरीके से काम किए। समरेंद्र नाथ गुप्त के समय और उसके बाद वो कला किस तरीके से आगे बढ़ी, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ पाए, नहीं कर पाए क्योंकि समय की कमी थी। अगर ये रिवाइवलिज्म की टॉपिक है, ये अपने आप में काफ़ी विस्तृत विषय है और इस पे अच्छा लेक्चर सीरीज़ किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इसको कंटिन्यू करेंगे। आर्टिस्ट के बारे में आप अच्छा बता रहे हैं तो और आर्टिस्ट के बारे में जानने की चलिए अच्छी, मैं कोशिश करती हूँ कि भाई स्लाइड्स अलग से बनाने का जो समय कम होता है हमारे पास, लेकिन हम प्लेट्स के साथ आपको डिस्कस कर सकें या फिर उनकी जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं किसी एक दौर की या फिर पर्टिकुलर किसी आर्टिस्ट की, उनकी जो आर्टिस्टिक एलिमेंट्स हैं और जो सौंदर्यात्मक तत्व हैं जिसे कहते हैं, वो उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है। हम सिर्फ और सिर्फ डेट्स पे जाते हैं जब, तो अब कला का जब आप आलोचना समालोचना वाले स्थिति में जब आ गए हैं, इस दौर इस मतलब कि स्टेज पे आए हैं आप कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ डेट्स याद नहीं रखनी है, कलाकार के नाम, कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, सिर्फ इतना ही अब आपको नहीं जानना है, आपको उसके कलात्मक पक्ष को और उसके सौंदर्यात्मक पक्ष को भी जानना है और उसके साथ साथ वो किस परिवेश से आया था। जब भी आप किसी समय काल की कला को समझना हो या फिर किसी एक आर्टिस्ट की कला को समझना हो,
बस आर्टिस्ट की कला में ये होता है कि आप व्यक्ति विशेष की बात करते हैं और किसी दौर की कला पर आप जब विषय चर्चा करते हैं तो उस पूरे समय काल को समझना होता है। या सिर्फ और सिर्फ अगर आर्टिस्ट पर भी आप अगर बात करते हो तो उस आर्टिस्ट के समय काल को भी आपको समझना होता है कि किस समय काल से वो बिलोंग करता है और किस तरीके से स्थिति परिस्थितियों में और किस प्रकार के लोगों से वो संपर्क में रहा, जिससे उसकी कला सृजन की जो स्थिति जो उदाहरण हमें दिख रहे हैं वो इस तरीके के हैं। ठीक, तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ये सारे विषयों पर एक बार नज़रिया अपना नज़र रखें कि राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थीं, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थीं, कलात्मक गतिविधियाँ किस प्रकार की हो रही थी और वो किस प्रकार के लोगों के संपर्क में रहे। ठीक, चलिए